Hello friends, today we discuss a very important chapter that name is reproduction in 12th class. 12th क्लास में सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में आपको 4 यूनिट पढ़ने होंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है. So firstly we discuss about the lifespan, and after that we discuss about the continuity topic, and in this topic we will discuss about reproduction. Now what is the definition of lifespan? Lifespan का definition क्या हो सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त बस उसमें एक वर्ड और ऐड करिए, वो है नेचुरल. Lifespan means birth to natural death. नेचुरल, ये जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पैन के लिए. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग तब तक नहीं बोल सकते हैं कि वो उसका लाइफ स्पैन है जब तक कि वो नेचुरली डेथ ना हो. सपोज करिए कोई इंसान है, इंसान के ह्यूमन की नॉर्मल जो नेचुरल लाइफ स्पैन है वो होती है 70 इयर्स. किसी किसी बुक में 80 भी रहेगा, 60 भी रहता है. 70 इयर्स अप्रॉक्स मान के चलते हैं, और वो पर्सन एक्सीडेंट की वजह से 30 इयर्स की उम्र में डेथ कर जाए, तो क्या हम बोलेंगे कि वो लाइफ स्पैन पूरा किया अपना? नहीं. लाइफ स्पैन का मतलब होता है जब तक कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ ना करे तब उसे हम लाइफ स्पैन बोलेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ स्पैन का प्रोसेस है, ये बर्थ टू नेचुरल डेथ तक के बीच के टाइमिंग को बोलते हैं. यह हर एक स्पीसीज में वैरी करता है, और किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख करके ये लाइफ स्पैन नहीं डिसाइड किया जाता है. इसके पीछे बहुत सारे सर्वे होते हैं, बहुत सारा रिसर्च होता है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक कॉमन सी बात देखी जाती है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस स्पीसीज का कितना एक नेचुरल डेथ का टाइमिंग आ रहा है, तो वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है. ठीक है. नाउ रेंज क्या होता है लाइफ स्पैन का? तो मैं ये कहूंगा कि लाइफ स्पैन का जो रेंज होता है वो अप्रॉक्स फ्यू डेज टू 1000 इयर्स के बीच में होता है. ज्यादातर जो चांसेस हैं वो यही होते हैं, कुछ दिनों से लेकर के 1000 साल तक. एक्सेप्ट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कुछ आवर्स जिंदा रहते हैं, कुछ घंटे जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे चांस लिविंग बीइंग बहुत ही कम है. 99.99% जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू डेज टू 1000 इयर्स के बीच में माना जाता है. यहाँ पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है इसमें, और ब्लैंक दिया हुआ है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं. एलिफेंट की जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्स 60 to 90 इयर्स. रोज का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 5 to 7 इयर्स. डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 25 to 30 इयर्स. बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 to 2 वीक होता है सिर्फ. क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 15 इयर्स होता है. पैरट का लाइफ स्पैन 140 इयर्स अप्रॉक्स होता है. काउ का 20 to 25 इयर्स होता है. क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 60 इयर्स होता है. हॉर्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी अप्रॉक्स 16 इयर्स होता है. राइस का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 मंथ होता है. बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो 200 to 300 इयर्स होता है. इससे आप देख रहे होंगे कि ये जितना भी है वो फ्यू डेज से 1000 के बीच में आ गया.
तो लगभग लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन इसी रेंज के बीच में होगा, एक्सेप्ट कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम कुछ आवर्स में होता है। कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज नो कोरिलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बहुत ज्यादा रीजंस असर्शन से क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ स्पैन को डिपेंड उनके बॉडी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर करता है। जैसे आप यहां एग्जांपल देख रहे हैं, क्रो। सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये भी कोई ऑर्गेनिज्म है। ये क्रो है एंड दिस इज अ पैरोट। सपोज दैट दोनों का लगभग मॉर्फोलॉजिकल अप्रॉक्स सेम होता है। ये भी बर्ड से, ये भी बर्ड से, लेकिन इसका लाइफ स्पैन कितना डिफरेंट है। इसका 15 ईयर्स है, इसका 140 है। तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में जरा भी ये डिपेंड नहीं करता है कि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी तो लगभग एक जैसी है लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत ही अलग है। आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंगो ट्री एक बड़ा ट्री है, पीपल भी एक ट्री है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन मैंगो ईयर्स के लाइफ स्पैन और पीपल के ट्री के लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा देखने को। तो लाइफ स्पैन में कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, उसे कोई भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे नहीं डिपेंड करता है वो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। कोई ऑर्गेनिज्म भी अमर नहीं है। जो जन्म लिया है वो खत्म होगा, ये सर्टेनिटी है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल है। जी हाँ, ये एक जादू है, ठीक है, हम दिखलाते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोपिक है वो इमोर्टल है। कैसे कह सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल, सपोज दैट दिस इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये बड़ा होगा, मैच्योर होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरेंट सेल। यू नो वेरी वेल, पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस टू डॉटर सेल। तो ये पेरेंट सेल जब डिवाइड हो गया तो ये दो डॉटर सेल बना। पेरेंट सेल का अपना क्या आइडेंटिटी रहा? वो मरा, वो खत्म हुआ, कैसे कहेंगे हम लोग कहां वो चला गया? वो अपने आप को डिवाइड करके दो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया। फिर ये अभी ये डॉटर सेल है, कुछ दिन के बाद फिर ये मैच्योर हो जाएगा। अब ये डॉटर से कन्वर्ट हो जाएगा पेरेंट में, ये खुद मैच्योर होगा, डॉटर से कन्वर्ट होगा पेरेंट में, देन इट डिवाइड इटसेल्फ एंड प्रोड्यूस टू स्मॉल डॉटर सेल। तो आप यहां देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है, जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पेरेंट से डॉटर बने या खुद को चेंज कर गए, ना कि वो मरे, वो खत्म हुए। ठीक है। नाउ हियर इज अ नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूटी। यही तो हमारा मेन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन यही तो है, कंटिन्यूटी। अब जस्ट इमेजिन, हम लोग ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल अपने बारे में। सपोज करिए कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है अप्रॉक्स 70 ईयर्स है, या पहले जमाने में मान लेते हैं वो 100 ईयर्स रहा होगा। 100 लेके चलते हैं हम लोग, 100 ईयर्स है तो 100 साल के बाद तो सारे ह्यूमन बीइंग को मर जाना चाहिए था। तो आज हम लोग कैसे हैं? हजारों साल के बाद हम लोग यहां सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 ईयर्स के बीच में इन्होंने अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, एंड ये अपने ही जैसे स्पीशीज को प्रोड्यूस करना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। अगर ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस नहीं कर पाते तो आज ये ह्यूमन या इतने सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमें नहीं दिखता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने उसी लाइफ स्पैन के बीच में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं और उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ how can we define reproduction? Reproduction दो वर्ड से आया है, reproduction, re means again and production means form.
फिर से फॉर्म करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिर से फॉर्म करते हैं, फिर से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बीइंग। लेकिन ये एकदम भी जरूरी नहीं है कि नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस थे, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे थे हम लोग, एस्पिरेशन एंड रिस्पायरेशन। रिप्रोडक्शन आर नॉट केप्ट इन अ लाइफ प्रोसेस बिकॉज ये अगर नहीं करेंगे तो लिविंग में मर नहीं जाएंगे, हाँ, लेकिन उनका स्पीसीज कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वो अपने जैसे नए स्पीसीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which living organism produce their same kind of young ones or offspring. Okay, now what is the mechanism, or firstly what is the cycle of reproduction? Cycle, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली 4 साइकिल, 4 स्टेज है, 4 स्टेजेस है। उस स्टेज में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करता है। नंबर 1 इज द बर्थ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ लेगा, जन्म लेगा। देन मैच्योरिटी, मैच्योर होगा। देन मैच्योर हुआ, रिप्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है ना। देन ओल्ड एज स्टेज एंड लास्टली डेथ। अब यहां पर पहले जन्म लेंगे, फिर वो मैच्योरिटी का सिंपली मींस यहां पर हो रहा है कि रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल हो गया। देन ओल्ड हो गया, यानी मैच्योरिटी के स्टेज जब उसका खत्म हो चुका है। नाउ डेथ, अब फाइनली वो डेथ कर गया। इसको बुक में जो आपके लिखा हुआ होगा वो 4 स्टेज में लिखा हुआ होगा। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज इसको बोलते हैं हम लोग। सेकेंड वन इज द मैच्योरिटी फेज। थर्ड वन इज द सेनेसेंस फेज। एंड फोर्थ वन इज द डेथ फेज। जुवेनाइल फेज का सिंपली मीन्स होता है बर्थ तो मैच्योरिटी के बीच में जो गैप होता है, जन्म और मैच्योर जब भी हम बोलेंगे सिंपली मीन्स यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। बर्थ और सेक्सुअली मैच्योरिटी के बीच का जो स्टेज होता है, दैट स्टेज इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। मैच्योरिटी मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो गया है कि अब वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इज दैट क्लियर? जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें हम लोग, तो ह्यूमन बीइंग में बर्थ और मैच्योरिटी के बीच में एक स्टेज होता है जिस अंडर 12 और अंडर 10 ईयर्स तक माना जाता है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं। उस स्टेज में उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स, गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। आफ्टर दैट जब वो मैच्योरिटी स्टेज को पार कर जाते हैं तो उनके बॉडी में सेनेसेंस स्टेज आता है। इस स्टेज में मैच्योरिटी जो है वो खत्म होने लगती है। अब उनके गैमेट्स जो है वो खत्म होने लगते हैं और फाइनली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है। तो दीज आर द स्टेज ऑफ लिविंग बीइंग। इज दैट क्लियर? नाउ Now, next topic is how the living organism are reproduced. So there are 4 process or 3 to 4 process. Number 1, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले उसके अंदर आरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन उनके बॉडी में डीएनए का
रेप्लिकेशन होता है, देन उनके बॉडी में सेल डिवीजन होता है, देन सेल ग्रोथ करते हैं, फिर गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और देन होल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के होने का। सबसे पहले उस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर की बात करें या मल्टीसेल्युलर की बात करें, उनके बॉडी में जो आरएनए होते हैं वो आरएनए सिंथेसाइज होंगे या राइबोसोम सिंथेसाइज होंगे। देन आफ्टर उनके डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। आप 11th क्लास में टॉपिक में डिस्कस किया है सेल डिवीजन में। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए का जब ट्रांसफर हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, फिर सेल डिवीजन होता है। यहां तक में आपका यूनिसेल्युलर की बात हो गई। मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्या होगा, फिर सेल ग्रोथ होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट यानी जेनेटिकल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और फाइनली वो इंडिविजुअल का डेवलप करते हैं। ये स्टेज है रिप्रोडक्शन के होने का। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? There are 2 types of reproduction. There are 2 types of reproduction. 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैमेट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज गैमेट। आखिर ये गैमेट है क्या जिसकी वजह से इतना सारा चेंजेस हो जा रहा है? गैमेट अगर प्रेजेंट हुआ तो सेक्सुअल है, और गैमेट प्रेजेंट नहीं हुआ तो असेक्सुअल है। तो आखिर ये गैमेट है क्या? व्हाट इज गैमेट? तो फर्स्ट डिस्कस दिस थिंग। गैमेट गैमेट इज अ माइक्रोस्कोपिक सेक्स सेल, माइक्रोस्कोपिक सेक्स सेल which are capable to reproduce the living organism। एक ऐसा सेल जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सारा सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हमारे बॉडी में जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स में इतनी ताकत होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे सेल जिनमें कैपेसिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, दैट इज कॉल्ड द गैमेट। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जो गैमेट्स है वो एग्जांपल है आपका स्पर्म सेल मेल में एंड इन फीमेल द ओवम सेल। In a flower, the male gamete is called the pollen grain and the female gamete name is the ovule. But in a unicellular living organism, वहां पर गैमेट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको भी देखते हैं हम लोग। तो गैमेट क्या है? गैमेट एक सेल है सिंपली। जो सेल अगर प्रेजेंट हुआ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेल प्रेजेंट नहीं हुआ तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज द असेक्सुअल, तो पहले हम डिस्कस करेंगे asexual reproduction, and number 2 is the sexual reproduction. What is asexual? आ मतलब ये होता है नहीं, यानी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम लोग जान गए हैं कि गैमेट्स का होना बहुत जरूरी है और गैमेट एक सेल है। तो जब भी एक सेल का जरूरत हो रही है, एक सेल की नीड हो रही है रिप्रोडक्शन करने में, तो सेक्सुअल कहलाएगा। तो असेक्सुअल ज्यादातर चांस किन चीजों में होने का है? ज्यादातर में, ये नहीं बोलो यही सही होगा, लेकिन ज्यादातर चांस है कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में तो पक्का असेक्सुअल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द बॉडी इज ओनली मेड अप बाय द वन सेल। इसकी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर के ही बनी हुई है। जिसकी बॉडी खुद एक सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, वो उसके बॉडी में एक और सेल कहां से आएगा? द बॉडी इज ओनली वन मेड अप बाय द ओनली वन सेल। तो हाउ दे प्रोड्यूस बाय सेक्सुअली? दे कैन रिप्रोड्यूस बाय ऑलवेज असेक्सुअली, यानी ये हमेशा असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो ज्यादातर चांस है कि ये मल्टी सेलुलर में होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जनरली कि कोई पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा और 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा।
यहां पर कोई भी दो डिफरेंट टाइप के सेल्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां पर वेरिएशन का चांस बहुत कम है, क्योंकि जब दो डिफरेंट जगह से सेल्स आते हैं, आपस में मर्ज होंगे, मिलेंगे, उनका डीएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर होगा, तो ज्यादातर चांस है वेरिएशन के होने का, बदलाव के आने का, क्योंकि उसमें दोनों तरह के पेरेंट का कैरेक्टर्स आ रहा है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट सेल से बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है डीएनए, इसका जो डीएनए होगा वही इसमें और इसमें आएगा, तो यहां पर बदलने का, बदलाव का, वेरिएशन का कोई चांसेस नहीं है। सो दैट दिस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस अ क्लोन, ओके, एंड आफ्टर दैट ये डॉटर सेल फिर ये मैच्योर होगा और फिर ये डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा, फिर ये मैच्योर होगा, ये डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा, ये अपने प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग और डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व। सपोज दैट इन अ मेल, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इन ह्यूमन, in a male, a sperm cell is produced that have a total number of chromosome 46, and in this is a haploid cell. In this cell there are 23 number of chromosome is present, and in a female ovum they have also 23 number of chromosome, because this is also a haploid cell. This is a male cell, this is a female cell. तो दो डिफरेंट टाइप के सेल यहां पर आ रहे हैं। जब ये आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे, जब ये आपस में फ्यूज होंगे, तो एक सेल का प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। और यहां क्या चांसेस है, यहां इनका जो डीएनए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मेल जो कैरेक्टर को होल्ड करेगा, फीमेल जिस कैरेक्टर को होल्ड करेंगी, तो ये चांसेस है कि इनके ऑफ स्प्रिंग में इन दोनों का कैरेक्टर्स आएगा, तो वेरिएशन का चांसेस ज्यादा होता है, अच्छा होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बेसिकली डेफिनेशन देखा, असेक्सुअल का हम लोग डेफिनेशन देखा, लाइफ स्पैन क्या होता है ये देखा। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक को असेक्सुअली को अब आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन के बारे में, बडिंग प्रोसेस के बारे में। बाइनरी फ्यूजन में भी हम लोग अमीबा में कुछ केसेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। और कोई क्वेश्चंस हो या आप किसी और तरह का, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।